आज की वीडियो में हम देखेंगे डेट क्राइसिस ऑफ 1982 कि 1982 में आपके कौन से डेट क्राइसिस थे, इसके कॉजेज एंड इसके रिकवरी मेथड क्या थे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। 1960 एंड 1990 में आपके दो मेजर क्राइसिस हुए थे जो कि स्टार्ट हुए थे मैक्सिको के द्वारा। एंड मैक्सिको एक अमेरिकन कंट्री है। एंड ये जो दोनों क्राइसिस थे कि कहते हैं डिफरेंट थे नेचर में, दोनों का जो नेचर है वो बहुत ही अलग था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिको का डेट क्राइसिस। इसमें कहते हैं मैक्सिको वॉज अनेबल टू पे इट्स डेट, कि मैक्सिको के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने डेट को, अपनी लोन और यू कैन से अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके। तो इसमें कहते हैं मैक्सिको ने $80 बिलियन का जो है डेट वो रेस किया था फ्रॉम यूएस बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन से। एंड उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था कि वो अपने डेट को पे कर सके। तो ये था मैक्सिको का डेट क्राइसिस। एंड ये जो डेट क्राइसिस है ये इंक्रीज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड 1982 में इस डेट क्राइसिस में 27 कंट्रीज इंक्लूड हुई थी। एंड 27 में से 16 कंट्रीज जो थी वो लैटिन अमेरिका की थी। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि अमेरिका की काफ़ी कंट्रीज थी जो अपने डेट को पे करने में असमर्थ थी। नेक्स्ट है इसके कॉजेज। सबसे पहला कॉज क्या है, ऑयल प्राइस का इंक्रीज होना। जब कहते हैं आपके ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गए तो ऑयल के साथ जो भी लिंक चीज़ें होती हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल और वो व्हीकल्स जिसमें ऑयल यूज़ होता है, ये सभी चीज़ें की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लगी। तो देखिए ऑयल प्राइस का दो इफेक्ट हुए थे, एक हुआ था पॉजिटिव, एक हुआ था नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था इम्पोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, जो अपने वो कंट्रीज जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ऑयल प्राइस का इंक्रीज होना पॉजिटिव माना गया। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट किनके लिए हुआ था, इम्पोर्टर्स के लिए, कि वो कंट्रीज जो अपने ऑयल को इम्पोर्ट करती हैं जैसे कि मैक्सिको। तो यहाँ पे मैक्सिको के पास कहते इतना पैसा नहीं था कि वो जो है अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए ऑयल को इम्पोर्ट कर सके। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो यूएस का कमर्शियल बैंक है उसने फंड प्रोवाइड किए थे लैटिन अमेरिका को, सो दैट कि वो इम्पोर्ट कर सके ऑयल को। एंड इसी तरह से लैटिन अमेरिका ने अपने जो है यूएस बैंक से फंड रेस किए, इसमें इट मीन्स डेट रेस किया। तो वो डेट कितना था, 1970 में वो जो डेट है वो था 29 बिलियन का, 78 में वो हो गया 159 का, एंड लास्ट 82 में वो हो गया 327 का। ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो डेट है इंक्रीज होता गया। तो सबसे पहला मेन रीज़न क्या था कि ऑयल प्राइस जब इंक्रीज हुए तो जो है हमारी मैक्सिको है उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनके पास जो इतना भी बैलेंस है वो कम हो गया। सो डेट क्राइसिस का सबसे पहला रीज़न क्या था, ऑयल प्राइस का इंक्रीज होना। उसके बाद है सेकंड रीज़न, स्ट्रिक्टनेस ऑफ यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे जो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब देखिए क्यों किया। सबसे पहले आपका जो वर्ल्ड जब एक्सपेंड हुआ था, ठीक है, जब वर्ल्ड में एक्सपेंशन हुई थी वहाँ से क्या हुआ कि आपकी जो इन्फ्लेशन है कंट्री में वो इंक्रीज हो गई थी। तो एज अ रिजल्ट यूएस ने उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया था, उसमें कुछ चेंजेस किए थे। एंड वो जो चेंजेस है उसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या हुआ था कि आपके जो लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो इंक्रीज हो गए एंड लोन की जो टर्म्स होती है वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका लोन है एक 5 लाख का, ठीक है, एंड सबसे पहले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% एंड उसकी लिमिट थी, आपने उसको रीपेमेंट ऑफ जो हम करते हैं लोन की वो लिमिट थी 5 साल की। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई देन इसमें क्या इफेक्ट हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स वो 10 से कितना हो गया, 12% हो गया। एंड आपका जो टर्म है, जो लोन की टर्म होती है रीपेमेंट की, वो कहते हैं डिक्रीज होगी, 5 साल से 3 साल कर दी। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें कम समय में एक्स्ट्रा पैसे रीपे करने होते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे जो है मैक्सिको ने फंड रेस किए थे अपने यूएस के कमर्शियल बैंक में। तो यहाँ नीचे आके सेकंड पॉइंट में क्या हो गया कि जो भी उसने मैक्सिको ने फंड रेस किए थे कमर्शियल बैंक से वो अब उसको कम टाइम पे बट विद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको पैसे पे करने होंगे। तो सेकंड रीज़न क्या था आपका कि जो यूएस ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस किए थे उसके इफेक्ट की वजह से आपका डेट क्राइसिस हुआ था। थर्ड पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ल्ड रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि मंदी होना आपके जैसे कि जब कहते हैं आपने मॉनेटरी पॉलिसी जब आपकी टाइट हो गई थी, जब आपने उसको उसमें जो चेंजेस किए थे उसी के साथ आपकी जो वर्ल्ड रिसेशन है वो स्टार्ट हो गई थी।
जो आपके जितने भी कॉमोडिटीज़ होते हैं, जो भी अलग अलग वस्तुएं हैं, उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होने लगी। कहते हैं अगर आपके डोमेस्टिक कंट्री में आपकी चीज़ों की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, देन इट मीन्स आपकी जो डोमेस्टिक इनकम होती है उनको बेचने में वो भी कम हो जाती है। एंड अगर वही हम जो वस्तु है उसको हम अगर कहते हैं बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो वहाँ की इनकम भी कम होती है। तो थर्ड मेन रीज़न क्या था आपके कॉजेज़ का, कि आपकी जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हुई, आपके जो भी अलग अलग कॉमोडिटीज़ हैं उनके जो प्राइस हैं वो डिक्रीज़ हो गए, एंड उनके प्राइसेस में डिक्रीज़ होने की वजह से आपकी डोमेस्टिक एंड जो आपकी एक्सपोर्ट की इनकम होती हैं दोनों में कमी आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी मिसमैच। इसमें कहते हैं दोनों देशों की जो करेंसी है वो मिसमैच होती है। देखिए कैसे, इसमें सबसे पहले आपकी जो होम करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होगी, एंड अगर कहते हैं आपकी होम करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है देन आपको डिफ़िकल्टी आती है अपने डेट को पे करने में। फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ नीचे एग्जांपल गिवन है कि सपोज अगर आपने कहते हैं $50 को कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले कहते हैं अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है देन पहले आपको देने होते थे पैसे ₹1, ठीक है। बट कहते हैं अगर हम बाद में देखें तो आपको कितने पैसे पे करने होते हैं ₹2। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू है करेंसी की, होम करेंसी की, जो आपकी इंडियन वैल्यू है वो कम हो गई है। देखिए यहाँ पे कम होने का क्या मतलब होता है कि आपने जिसको जहाँ पे जो चीज़ कन्वर्ट करनी है, मतलब कि आपने $50 को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पहले वो कन्वर्ट हो जाता था ₹1 में, मतलब कि अगर आप ₹1 कन्वर्ट देते थे तो आपको $50, ठीक है, एक्सचेंज पे मिलते थे। बट अब अगर आप एक्सचेंज करवाते हैं देन इट मीन्स अगर आपको $50 चाहिए देन आपको ₹2 पे करने होते। इट मीन्स वो आपको जो $50 है, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, बट उसके मुताबिक जो आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इसका मेन इफेक्ट क्या हुआ कि जब आपकी इंडियन जो वैल्यू है, जो आपकी होम करेंसी की वैल्यू है, वो जब डिक्रीज़ होती है देन डिफ़िकल्टी आती है इन पेइंग द फॉरेन डेट, बिकॉज जब भी आप फॉरेन डेट को पे करते हैं देन यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इन अ फॉरेन करेंसी। देन आपको अपनी इंडियन करेंसी और यू कैन से अपनी होम करेंसी को एक्सचेंज करना होता है फॉरेन करेंसी में। लास्ट पॉइंट है मैक्सिको आउटक्राई। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो आपकी मैक्सिकन कंट्री थी वो अनएबल हो गई थी अपने डेट को पे करने के लिए। तो जब वो जो आपके कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उन्होंने मैक्सिको को जब अनएबल अनाउंस कर दिया देन सबसे पहले क्या हुआ कि पैनिक क्रिएट हो गया था आपके कंट्री में। तो वहाँ एज अ रिजल्ट क्या हुआ था कि जो बैंक है आपके, उन्होंने स्टॉप कर दिया था न्यू लोन को देना, कि आपने किसी भी बैंक ने न्यू लोन्स को बाहर मार्केट में देने की बजाय वो क्या करते थे, वो अपने ट्राई करते थे कि उनकी अपने लोन की रिकवरी हो जाए। मतलब कि उन्होंने बैंक ने जो भी पहले लोन दिए हैं अपने गवर्नमेंट को या अपनी पब्लिक को, वहाँ से कहते सबसे पहले वो पैसा रेस करते थे। रादर देन गिविंग लोन दे आर रिकवरिंग देयर लोन फ्रॉम अ पब्लिक। एंड इसकी वजह से आपके जो इकोनॉमी है जो आपकी मैक्सिको की, वहाँ पे कहते हैं कि जो कैश जो मनी फ्लो है वो कम हो गया एंड आपके डेट क्राइसिस इंक्रीज हो गए। तो ये थे आपके 5 कॉजेज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिकवरी। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेट क्राइसिस है उनकी स्टार्टिंग हुई थी मैक्सिको के द्वारा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इस डेट क्राइसिस में इन्वॉल्व होने लगी। तो एट द एंड आपके जो IMF है और आपके जो वर्ल्ड बैंक है दोनों ने कंबाइन हुए, एंड कंबाइन होने के बाद उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को सेट किया सो दैट कि वो अपनी जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी कंट्रीज़ की जो दशा है उसको सुधार सके। तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम के अंदर आपके कुछ स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहला स्टेप क्या था, न्यू लोन देना अपनी डेट कंट्रीज़ को। देखिए डेट कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे मैक्सिको, ठीक है, उसने लोन लिया था ना तो वो डेट कंट्री है। तो मैक्सिको को कहते हैं अलग अलग टाइप के लोन देने सो दैट कि वो उसके पास पैसा आ सके, एंड पैसे आने के बाद नेक्स्ट वो अपने जितने भी काम है उसको देख सके। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल डेट पेमेंट, कि जो भी आपकी एक्सटर्नल डेट पेमेंट होती है, जो भी आपने डेट रेस किए हैं अपने एक्सटर्नल पार्टी से, अपने एक्सटर्नल कंट्रीज से, उनकी पेमेंट सबसे पहले की जाए। थर्ड पॉइंट, 1989 में आपका एक ब्रेडी इनिशिएटिव लिया गया था। ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही है। इसमें आपको अलग अलग कहते कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किए गए थे। सबसे पहला बेनिफिट क्या था, डायरेक्ट कैश बाय बैक। इसमें क्या होता है कि आपके जो डेट कंट्रीज है जैसे कि मैक्सिको हैं, उनको कहते हैं डिस्काउंटेड रेट पे लोन प्रोवाइड किया गया था।
सेकंड है एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, की जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेट है उसको एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए एक्सचेंज करने में, जब आप एक्सचेंज करेंगे देन आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है डिस्काउंट बॉन्ड, सेकंड है पार बॉन्ड एंड थर्ड है रिडक्शन बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपकी जो फेस वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू लोन की अमाउंट, कि आपके जितने भी लोन की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड का जो फेस वैल्यू होता है वो कम होता है। उसके बाद सेकंड, इसमें इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सेम होता है एज अ मार्केट रेट के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार, इसमें कहते हैं जो आपकी फेस वैल्यू है वो सेम होती है आपके लोन के अमाउंट के साथ, बट आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट रेट के मुताबिक कम होता है। लास्ट है रिडक्शन बॉन्ड, इसमें क्या होता है आपकी फेस वैल्यू सेम होती है बट जो आपका इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग में कहते हैं डिक्रीज होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मार्केट रेट के मुताबिक इंक्रीज हो जाता है। थे आपके रिकवरी मेथड, इन मेथड की हेल्प करके, इन मेथड को फॉलो करके आपके जो भी डेट कंट्रीज थे उन्होंने अपने जो भी सिचुएशन है उनको हैंडल किया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेट क्राइसिस थे वो एकदम ही ठीक हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।